हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 31 में 20 नए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। बारी बारी से हम इन प्रश्नों का विश्लेषण भी करेंगे। जिन प्रश्नों की आवश्यकता होगी, जो सीधे सपाटे प्रश्न होंगे, उनके उत्तर आपको आसानी से मिल जाने होंगे जाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रोटीन है? स्टार्च, प्राकृतिक रबर, ऊन या सेलुलोज? तो हमारा उत्तर होगा ऊन। और ऊन जो है बालों के बने होते हैं। भेड़ के बाल से, बकरियों के बाल से, पश्मीना ऊन जो है बकरियों के बाल से तैयार किया जाता है। अंगोरा जो है खरगोशों के ऊन से बालों से तैयार किए जाते हैं। और भेड़ से भी ऊन प्राप्त होता है। ऊन और नाखून, ये दो जो हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो हमारा उत्तर होगा ऊन। उत्तर होगा ऊन, यह एक प्रोटीन है। हमारा दूसरा सवाल है, सन्यासी विद्रोह विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य आधार है? आनंदमठ, वंदे मातरम, निर्मला या गोदान? तो 1770 के बंगाल के अकाल 1770 से 1774 के बीच बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था, जिसमें लाखों लोग भूख से मारे गए थे। और उसी समय सन्यासियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, सन्यासी विद्रोह। इसी को आधार मानकर बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास की रचना की थी, जिसका नाम था आनंदमठ। आनंदमठ उपन्यास जो है 1882 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा गया है। ये सन्यासियों का विद्रोह था। तो हमारा उत्तर होगा आनंदमठ। आनंदमठ। इसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। यह प्रकाशित हुआ था उपन्यास प्रकाशित होने का जो साल है 1882 में हुआ था। और वंदे मातरम इसी में लिखा गया है। हमारा तीसरा सवाल है, वर्षा की बूंदें गोल होती है क्यों? वायुमंडलीय दाब के कारण, श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण या केशिका क्रिया के कारण? तो आप जानते हैं कि वर्षा की बूंदे या द्रव की बूंदे गोल होने का मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे गोल होती हैं। पृष्ठ तनाव। हमारा उत्तर होगा पृष्ठ तनाव। प्रश्न संख्या 4 है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? दर्रा दो पर्वतों के बीच से निकलने वाली एक पतला रास्ता होता है, उसको दर्रा कहते हैं। रोहतांग दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा या काराकोरम दर्रा? तो देखते हैं पहले इन दर्रों की ऊंचाई क्या है। ये जो रोहतांग दर्रा है, इसकी ऊंचाई 3978 मीटर है। 3978 मीटर की ऊंचाई पर है। जोजिला जो है 3550 मीटर की ऊंचाई पर है। बुर्जिल दर्रा जो है ये 3200 मीटर की ऊंचाई पर है। जबकि काराकोरम दर्रा जो है यह 5518 मीटर की ऊंचाई पर है। 5518 मीटर। लेकिन काराकोरम दर्रा इसके हिसाब से सबसे ऊंचा दर्रा हो सकता है, लेकिन काराकोरम दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में नहीं है। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां हैं, काराकोरम, जस्कर और हिमालय। तो ये काराकोरम में है। तब इस प्रकार हिमालय में 3 दर्रा अवस्थित हैं, रोहतांग दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा। इनकी ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो रोहतांग दर्रा जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जिस पर वर्तमान में अटल टनल का निर्माण किया गया है। उत्तर होगा रोहतांग दर्रा। रोहतांग
दर्रा। हमारा प्रश्न संख्या 5 है, प्रथम आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या क्या है? 32, 18, 8 या 2? तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में सिर्फ 2 तत्व अवस्थित हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। तो हमारा उत्तर होगा 2। कौन कौन तत्व हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, देखते हैं प्रश्न संख्या 6, ल्यूमेन किसका मात्रक है? आवर्ती का, प्रकाश मिति का, ज्योति फ्लक्स का या तरंगदैर्घ्य का? तो आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है, प्रकाश मिति शक्ति का मात्रक ल्यूमेन हो सकता है, इसलिए प्रकाश मिति ही है सिर्फ, इसलिए इसका ल्यूमेन मात्रक नहीं होगा। ज्योति फ्लक्स का मात्रक जो है ल्यूमेन होता है। हमारा उत्तर होगा ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। प्रश्न संख्या 7, आनुवांशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, लैमार्क ने या ह्यूगो डी व्रीज ने? तो ह्यूगो डी व्रीज ने ऊतक परिवर्तन के नियम का प्रतिपादन किया था 1862 में। लैमार्क ने अंग के बारे में जिराफ इसका उदाहरण दिया था कि जिस अंग का हम ज्यादा उपयोग करते हैं वह ही विकसित होता है। चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति चयन का सिद्धांत दिया था, जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये नियम इन्होंने 1856 से 1865 के बीच दिया था। तो हमारा उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता के 3 नियम का प्रतिपादन इन्होंने 1856 से 1865 के बीच किया था। टेम्बूरा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में, म्यांमार में, मलेशिया में या थाईलैंड में? तो टेम्बूरा एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। 1967 में टेम्बूरा ज्वालामुखी पर्वत में जो है उद्गार हुआ था। 1967 में यह सक्रिय हुआ था, उसके बाद ये बंद है। वर्तमान में एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैफन द्वीप में ही अवस्थित है। ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 2850 मीटर है, 2850 मीटर, और यह स्थित है लघु सुंडा द्वीप पर। लघु सुंडा द्वीप, और लघु सुंडा द्वीप जो है ये अवस्थित है इंडोनेशिया में। हमारा उत्तर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। स्टूडेंट, अब हम प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होगा? F2, D2, P2, S2। आप जानते हैं कि ऑर्बिटल्स 4 होते हैं, S, P, D, F। इसमें से S ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, P ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, D ऑर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और F ऑर्बिटल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आपको इससे अनुमान होता है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि S जो है इस कैटेगरी को पूरा करता है, बाकी कोई नहीं। P में 6 होना चाहिए, D में 10 होना चाहिए और F में 14 होना चाहिए। तो हमारा उत्तर होगा S2। ये उत्तर होगा। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 10, 70 और 100 के बीच कितनी यमज संख्याएं हैं? पहले समझे यमज संख्याएं। यमज का मतलब क्या होता है? 0, 2, 4 या 6। तो यमज का मतलब होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या।
जैसे 3 और 5, 3 और 5 ये जुड़वा अभाज्य संख्या। वैसी संख्या है जिनके मध्य का अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 5, 5 7, 11 13, 17 19 ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, यानी यमक संख्या हैं। तो 70 और 100 के बीच जो है अभाज्य संख्या वो हैं 71, 73, 79, 83, 89 और एक 90 से 100 के बीच सिर्फ एक अभाज्य संख्या है, वह है 97। तो आप किसी के बीच में अंतर निकालेंगे तो आप देखिएगा 71 और 73 ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो हमारा उत्तर होगा 2 होगा। 71 और 73, 70 से 100 के बीच सिर्फ 2 ही जुड़वा अभाज्य संख्या हैं, यानी यमक संख्या हैं। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 11, जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तब रबर कठोर हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुद्धिकरण, कार्बनीकरण, बालनीकरण या आसवन बालकनीकरण, बालनीकरण या आसवन। तो हमारा उत्तर होगा जब सल्फर को प्राकृतिक रबर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तो रबर कठोर हो जाता है। इस प्रक्रिया को वेलेनाइजेशन यानी वालनीकरण कहते हैं, वालनीकृत। और ऐसे रबर को वालनीकृत रबर कहा जाता है, वालनीकरण। हमारा 12वां सवाल है, इनमें से कौन सत्य है? बल आघूर्ण वाट, कार्य जूल पर सेकेंड, शक्ति न्यूटन मीटर, बल न्यूटन। तो हमारा ऑप्शन जो है सही है बल का ईसाई मात्रक न्यूटन होता है, बल न्यूटन, ये सही ऑप्शन है, यही सत्य है। बल का ईसाई मात्रक, भार का ईसाई मात्रक न्यूटन होता है। बल आघूर्ण का मात्रक जो होता है वह होता है न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जूल प्रति सेकेंड। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है ऑप्शन 4 सही होगा, बल का ईसाई मात्रक न्यूटन है। विश्व बैंक का प्रश्न संख्या 13 है। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या 4 नंबर ऑप्शन है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो देखते हैं विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन में है। इसकी सदस्य संख्या 189 है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी, 1944। और इसका दूसरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो हमारा उत्तर होगा IBRD। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। भू प्रपटी में इनमें से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है कार्बन, सल्फर यानी गंधक, सिलिकॉन या फास्फोरस।
तो इनमें से सभी तत्वों में हम देखते हैं सिलिकॉन जो है 27.7% की मात्रा में पाया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन, और इसकी मात्रा कितनी होती है? सिलिकॉन की मात्रा है हमारी भूप्रपटी में 27.7%। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है, 46.6%। सवाल संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 है, महात्मा बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? सिद्धार्थ, गौतम, तथागत या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो हमारा उत्तर होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 16। ब्रह्मसूत्र के लेखक कौन हैं? शंकराचार्य, कपिल मुनि, गौतम मुनि या वदरायण? तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया था, जबकि महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया था। बदरायण, ब्रह्मसूत्र के लेखक बदरायण है। तो हमारा उत्तर होगा बदरायण। बदरायण। हमारा अगला प्रश्न है, धनराज पिल्लई का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या टेनिस से? तो धनराज पिल्लई भारत के जाने माने खिलाड़ी हैं और इनका संबंध जो है हॉकी से है, और ये हॉकी, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। तो हमारा उत्तर होगा हॉकी से। प्रश्न संख्या 18 है, हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? गोदावरी के किनारे, मूसी नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे या तुंगभद्रा नदी के किनारे? तो हैदराबाद का पुराना नाम जो है भाग्यनगर है। भाग्यनगर। और ऐसा माना जाता है कि वहां के कुतुब वंश के 5वें शासक कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी भाग्यमती के लिए। भाग्यमती उसकी प्रेमिका थी। तो संस्थापक का नाम है कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उसने स्थापना किया था 1591 में। हैदराबाद शहर की स्थापना हुई थी 1591 में। इसके अन्य उपनाम हैं निजामों का शहर, निजाम का शहर, निजाम का शहर, और दूसरा उपनाम है मोतियों का नगर या मोतियों का शहर। हैदराबाद शहर जो है मूसी नदी के किनारे बसाया गया था। तो हमारा उत्तर होगा मूसी। प्रश्न संख्या 19, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? जगदीश सिंह खेहर, J.S. खेहर, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई या शरद अरविंद बोबड़े? तो जगदीश खेहर जो थे 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे 2017 में। दीपक मिश्रा 2017 में बने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। रंजन गोगोई जो हैं 2017 से 2018 तक रहे। रंजन गोगोई 2018 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, 2019 तक रहे। और शरद अरविंद बोबड़े 18 नवंबर 2019 से 18 नवंबर 2019 से अब तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब तक
तो हमारा उत्तर होगा S.A. बोबड़े या शरद अरविंद बोबड़े। S.A. बोबड़े या बोबड़े या शरद अरविंद बोबड़े। आज का अंतिम सवाल है स्टूडेंट, 40 व्यक्ति कुछ राशन को 12 दिन में खाते हैं, तो 30 व्यक्ति उस राशन को कितने दिनों में खा जाएंगे? 16 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में या 9 दिन में? चूंकि 40 व्यक्ति का राशन 12 दिनों में चलता है, 40 व्यक्ति राशन को 12 दिन में खाते हैं, 12 दिन में। तो एक व्यक्ति उस राशन को खाएगा 12 गुने 40 दिन में। तो इसलिए 30 व्यक्ति उस राशन को खाएंगे 12 गुने 40 बटे 30 दिन में। 0 से 0 खत्म, और ये 3 चौके 12, 4 चौका 16 दिन। तो हमारा उत्तर होगा स्टूडेंट 16 दिन। आंसर क्या होगा? 16 दिन। चूंकि कुछ ही देर के बाद 2021 का आगमन होने जा रहा है स्टूडेंट, तो नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।